नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉलेज के YouTube चैनल पर। इतिहास की सहायक आचार्य मैं शिवा आचार्य स्वागत करती हूँ। आज अंतिम वर्ष की कक्षा में हम बक्सर का युद्ध, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा था, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मीर कासिम, जो कि इससे पहले हमारी क्लास थी, उसमें बताया था मैंने आपको उसके बारे में कि कैसे उसने बंगाल की गिरती हुई व्यवस्था को उठाने का प्रयास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की आंखों की किरकिरी बन गया और उसे अपदस्थ करके मीर जाफ़र को वापस से नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने हार नहीं मानी और 3 या 4 युद्धों में कस्बा, गिरिया, उदयनौला आदि जगहों पर कंपनी से संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह वो पराजित हुआ। तो उसे लगा कि शायद कुछ दूसरे शासकों से गठजोड़ करके कंपनी के सामने वो एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा और इसके लिए उसने तत्कालीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही साथ जो उस समय के मुग़ल शासक था शाह आलम सेकंड या द्वितीय, उन सबके साथ मिलकर के कंपनी के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाया। इस गठजोड़ का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त करना था। ये एक तरह से आप देखो कि बंगाल के विशेषकर इतिहास का और भारत के इतिहास का एक अंतिम प्रयास कह सकते हैं कंपनी को हटाने के लिए। एक तरफ थी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख बड़ी शक्तियाँ, मुग़ल शासक, अवध का नवाब और बंगाल का अपदस्थ नवाब, और दूसरी ओर थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के सेना की कमान थी मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध आकर के खड़े हो गए। स्थान था बक्सर का, जहाँ भारत के अगले 170-80 वर्षों का इतिहास एक तरह से लिखा जाने वाला था। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल में, मैंने बताया, पटना से कुछ दूर गंगा नदी के आसपास बक्सर नामक स्थान पर इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध लड़ा गया। एक तरफ थे नवाबों की सेना, जो कि इतनी ट्रेंड नहीं थी। दूसरा, एक भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाली स्थिति हो रही थी। तीनों ही सेनाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, सामंजस्य, समन्वय की कमी थी। दूसरी तरफ थी अंग्रेज़ों की सेना। अब संख्या पे आए तो कहीं संख्या मिलती है हमें अंग्रेज़ों की 7,000 और इन तीनों की संयुक्त सेना का 40,000 के लगभग सेना का बाहुबल मिलता है। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसा पक्ष है जो ये बताते हैं कि जैसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफ़र ने धोखा किया था, वैसे ही यहाँ पर रोहतास का सूबेदार साहूमल और जैनुल आबिदीन, ये दोनों जो है अंग्रेज़ों की तरफ रिश्वत लेकर के इंटरनल जो है आंतरिक रूप से मिल गए थे, बाहरी रूप से अपने नवाब के पक्ष में ये लोग थे। जब बक्सर के किनारे युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ शायद षड्यंत्र की जीत नहीं हुई थी। बेहतर अनुशासित, प्रशिक्षित, सुसंगठित, समन्वित सेना, जो कि विश्व के तत्कालीन आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस थी, ये उसकी विजय थी बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के परिणामों की जब हम चर्चा करते हैं तो कई इतिहासकारों ने ये तक कहा है कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, प्लासी का युद्ध में सिर्फ बंगाल, अब वही मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बंगाल का मतलब बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 4 क्षेत्र हैं। इन चारों पर जहाँ इनकी प्रभुता हो गई थी, यहाँ जो है बंगाल के साथ साथ अब अवध का नवाब जो है, जो कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा अवध के क्षेत्र में आता था, वो उनके साथ आ गया। मुग़ल सम्राट, जो कि उस समय चाहे दिखावे मात्र के लिए ही सही उत्तरी भारत की बहुत बड़ी शक्ति थी, वो अब उनका पेंशनर होकर के रह गया था। इस युद्ध के बाद 2 संधियाँ की गई, जो कि इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि के नाम से प्रसिद्ध है। अब मीर कासिम के साथ क्या हुआ, जब उसको पता चल गया युद्ध में पराजित होना ही है और पराजय निश्चित थी, चाहे आप कितना भी बड़ा कुंभा जोड़ लो, युद्ध हमेशा अच्छी तकनीक से, अच्छे अस्त्र शस्त्रों से, अच्छे ट्रेंड सिपाहियों से जीता जाता है, ना कि संख्या बल से। जब उसे अपनी हार का पता चल गया तो वहाँ से भाग गया और दिल्ली चला गया और कहते हैं कि वहाँ वो गुमनामी की मौत मारा गया।
इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि, जो कि क्रमशः अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम सेकंड, दूसरी संधि उससे की गई थी। इन संधि के परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो मुगल जो शासक था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल यानी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों का जो है राजस्व वसूली का अधिकार, दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिया। कंपनी के हाथों में खजाना सा लग गया। दूसरा, अवध के नवाब से उन्होंने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर के मुग़ल शासक को सौंप दिए। अब वो मुग़ल शासक उनका पेंशनर बन कर के रह गया। और यहाँ जो है सहायक संधि, उसकी एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। अवध के दरबार में एक रेजिडेंट रखा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी विदेश नीति हमारे अधीन रहेगी। कंपनी के मित्र अवध के मित्र और कंपनी के शत्रु अवध के शत्रु होंगे। इसके अलावा कंपनी की अनुमति के बिना अवध का नवाब कोई भी वैदेशिक संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा। हालांकि क्लॉज नहीं था, लेकिन एक तरह से रेजिडेंट जब रख लिया है तो वो नवाब पर पूरी तरह से नज़र रखने वाला था। इस तरह से ये जो बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को जो लड़ा गया था, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है, जहां प्लासी के युद्ध से सिर्फ बंगाल यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा यही इनको प्राप्त हुए थे। यहाँ बक्सर के युद्ध में उत्तरी भारत की प्रमुख शक्तियों पर कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने भारतीय शासकों को एक तरह से दिखा दिया था कि हमारी जो सेना ट्रेंड है वो उसके आगे भारत के शासकों की सेनाएं टिक नहीं सकती हैं। साथ ही साथ कंपनी को इतने बड़े क्षेत्र का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ और बंगाल में अकालों का सिलसिला शुरू हुआ। 1765 की संधि से ही बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। उस वक्त तक जब ये संधि संपन्न हुई, मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी, तो उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का शासक बनाया गया, जो कि कठपुतली शासक था। कंपनी के हाथ में सारे वित्तीय अधिकार थे और नवाब के साथ जो थे वो पूरी तरह से उनके पास सारे कार्य क्षेत्र जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, सुरक्षा, ये सारा जिम्मा उनका था। तो खाने वाला एक तरफ है और रक्षा करने वाले के पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब बंगाल को अगले कई 100 सालों तक दुर्भिक्ष, अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि का ह्रास, इन सारी समस्याओं से गुजरना था। और साथ ही साथ उत्तरी भारत में काफ़ी सारा बड़ा क्षेत्र अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। ये है बक्सर के युद्ध की महत्ता। यहाँ आप एक तरह से, एक तो सेनापति का नाम, ये जो तीनों शक्तियाँ हैं उत्तरी भारत की प्रमुख शक्तियाँ, इनका नाम, साथ ही साथ जो संधियाँ की गई हैं उसके क्या परिणाम रहे। आपके एग्ज़ाम में ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके संबंधित जो नोट्स की PDF है वो मैं कल या आज आपसे अपने ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको किताबों से वापस पढ़ के अगर रिवाइज़ करेंगे, अगर इनको पुनर्पढ़ेंगे, तो आपका जो ज्ञान है, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में उठें तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जो उलझन है, जो भी आपकी बूझ है, उनको सुलझा सकें और आपको इतिहास का एक अच्छा जानकार बनाने का जो हमारा प्रयास है वो सफल हो सके। इतना कहकर ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँ। धन्यवाद।